दिस इज प्रोफेसर बड़के और आज हाउ टू बिकम एएफओ इस हमारे वीडियो सीरीज के पार्ट 5 में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस एएफओ के मेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में। और उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी हाउ टू बिकम एएफओ ये वीडियो सीरीज हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। और अगर आप कोई भी इसका वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। So let's start with the introduction of mains examination. So guys, आप में से बहुत सारे लोगों को ये पैटर्न पता होगा मेंस एग्जामिनेशन का, मगर फिर से मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ कि मेंस एग्जामिनेशन में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट से और एग्रीकल्चर करंट अफेयर एंड स्कीम से 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इन 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास 45 मिनट्स का टाइम होता है और यहाँ पर भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। दोस्तों, आईबीपीएस एएफओ की मेंस एग्जामिनेशन में क्या इम्पोर्टेंट है ये बताना सबसे ज्यादा ट्रिकी बात है, क्योंकि गाइस इस एग्जाम का जो सिलेबस है उतना ज्यादा क्लियर नहीं है। इसलिए हर साल इस एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इनका पैटर्न चेंज होता रहता है। किसी साल एनिमल हस्बेंड्री पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो किसी साल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस एग्जामिनेशन में कोई भी अपने गारंटी पे ये बात नहीं कह सकता कि इस एग्जामिनेशन में ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है या फिर ये सब्जेक्ट का ये वाला टॉपिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई ऐसा बता रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना सच कह रहा है। मगर दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे ज्यादा फोकस करने से आपको ज्यादा आउटपुट मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और उन सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो किसी भी एग्रीकल्चर की एग्जाम में कभी भी कम नहीं होता है। मेरे हिसाब से आप सबको ज्यादा फोकस जो है वो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री इन सब्जेक्ट पे करना चाहिए। इन सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लेने के बाद आप अपना जो फोकस है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन पे लगा सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पे ज्यादा फोकस हो रहा है, इसलिए उस पे क्वेश्चंस आने की संभावना भी ज्यादा है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक्सटेंशन एंड इकोन को आपको किसी स्पेसिफिक बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी जनरल एग्रीकल्चर के बुक में एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का, उससे भी अगर आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि वो उन सब्जेक्ट के लिए सफिशिएंट होगा। दोस्तों, इसके बाद आप एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी को भी देखिए। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको जो पूरा पैथोलॉजी या फिर जो पूरा बेसिक एंटोमोलॉजी है उन सब पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको जो सिर्फ क्रॉप्स से रिलेटेड जो एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी है, मतलब कि जो डिसीजेस है क्रॉप्स के या फिर जो पेस्ट है क्रॉप्स के, उन सब पे ध्यान देना है और उन्हीं के बारे में रीड करना है। क्योंकि जो बेसिक होता है एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी का, उस पे क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा कम है। उसके बाद बॉटनी एंड जेनेटिक्स, जो कि एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का, और बहुत सारी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में इसको बहुत ज्यादा वेटेज होता है। मगर अब तक की एग्जामिनेशंस में बॉटनी एंड जेनेटिक्स में से बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर भी ज्यादा फोकस नहीं करना है, बल्कि आप किसी छोटी सी बुक से इन सब्जेक्ट को सिर्फ लुकआउट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद में यहाँ पर स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री, इन दो सब्जेक्ट का, क्योंकि दोस्तों पिछले 2-3 साल से फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री पे अच्छे खासे यानी कि 3-4 क्वेश्चंस आने लग रहे हैं और 3-4 से ज्यादा भी क्वेश्चंस यहाँ से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। सो आप इन दोनों सब्जेक्ट को भी लुक आउट कर सकते हैं। मगर दोस्तों, ध्यान रखना कि आपको ज्यादा फोकस जो है वो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री पे रखना है, क्योंकि मुझे अपने एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि इन सब्जेक्ट से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। और इन सब्जेक्ट्स के साथ ही आपको जो मैंने बाकी के सब्जेक्ट्स बताए हैं उनको भी आपको अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेना है और कुछ सब्जेक्ट्स को आपको लुकआउट करना है। मगर दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी भी बात की गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि एनिमल हस्बेंड्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि एनिमल हस्बेंड्री पे ही अगले एग्जाम में 10-12 क्वेश्चंस आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने ऐसा बोला है कि बॉटनी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो बॉटनी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके भी मैं गारंटी नहीं देता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि बॉटनी से ही अगले एग्जाम में 4, 5, 6, 7 कुछ क्वेश्चंस आ जाए। यहाँ पर किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं है। मैंने जो आपको ये सब फोकस करने वाले सब्जेक्ट्स बताए हैं ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, और मैंने जो बताया है वैसे ही होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, मगर मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता हूँ सिर्फ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर की। दोस्तों,
एग्रीकल्चर करंट अफेयर पे भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर फोकस करने की जरूरत होती है। मगर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो है स्कीम्स। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और खासकर जो बैंक से रिलेटेड स्कीम्स है जैसे कि पीएम किसान या फिर किसान क्रेडिट कार्ड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्रीकल्चर करंट अफेयर में एमएसपी सभी क्रॉप की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बजट में एग्रीकल्चर के लिए क्या एलोकेशन है, क्या नई स्कीम्स आई है, उसके बारे में भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कौन सा क्रॉप के लिए कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर कौन सी नई नई एप्स लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा किसानों के लिए, ये सब बातें भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मगर दोस्तों मेरे हिसाब से आपको जो ये अदर्स बातें हैं इन पे सिर्फ 10% फोकस करना है। आपको जो 90% फोकस है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स और खासकर जो बैंक से रिलेटेड स्कीम्स है किसानों के लिए उन पर करना है। आपको ज्यादा फोकस वहां पर रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन से स्टडी मटेरियल का यूज करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सबको फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, ये जो अरुण कात्याल सर की जो बुक्स है जिसके 2 वॉल्यूम है, उनको रीड करने को कहूंगा। क्योंकि दोस्तों ये 2 बुक पढ़ने के बाद आपके जो बेसिक कंसेप्ट है एग्रीकल्चर के वो थोड़े अच्छे हो सकते हैं, रिवाइज हो सकते हैं। और अगर आपने एग्रीकल्चर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, जैसे कि जो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर बीएससी एग्रीकल्चर को छोड़ के जो बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्रीकल्चर को इतना थोरोली नहीं पढ़ते हैं अपने डिग्री में, तो वो यहाँ से उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसलिए एक बार इन दोनों वॉल्यूम्स को अच्छे तरीके से पढ़ना जरूरी है। उसके बाद आप जब इन बुक्स की रिवीजन कर रहे होंगे तब आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और जो प्लांट फिजियोलॉजी, ये जो टॉपिक्स है इन सब को स्किप कर सकते हैं और सिर्फ जो ज्यादा फोकस करने वाले सब्जेक्ट है उनकी यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। ये बुक पढ़ने के बाद मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी एक जनरल एग्रीकल्चर की बुक को अच्छे तरीके से पढ़िए और उस जनरल एग्रीकल्चर की बुक को आप जितना हो सके उतना रिवाइज करिए। दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी जनरल एग्रीकल्चर की बुक को इस चीज के लिए ले सकते हैं और यहाँ पर जनरल एग्रीकल्चर के लिए जो निमराज सुंदर सर की जो बुक है उसको सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। या फिर जो मैंने पढ़ी थी इसेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर नारायण नागरे सर की, आप उस बुक को भी पढ़ सकते हैं। या फिर आप आर के शर्मा सर की बुक को भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इन तीनों ही बुक में कुछ चीजें कम ज्यादा है, यानी कि एक बुक में ये चीज है तो दूसरे बुक में वो चीज नहीं है। तो आपको उस बात पे फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको ज्यादा फोकस किसी भी एक बुक को पढ़ के उसको बार बार रिवाइज करने में करना है। क्योंकि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए आप ये मेक श्योर करिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक्स में से कुछ भी आ जाए ना तो वो छूटना नहीं चाहिए आपका। उस बुक में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको 100% उसका आंसर आना ही चाहिए। इसलिए आप बार बार रिवीजन पे फोकस करिए। इसके बाद हॉर्टिकल्चर, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फोकस करने वाला सब्जेक्ट है हमारे हिसाब से, उसको पढ़ने के लिए आप ग्लॉस्टर्स हॉर्टिकल्चर इस बुक का यूज कर सकते हैं। इस बुक को आप एक बार थरोली पढ़ सकते हैं और इसके बाद इस पर एक आधी रिवीजन भी दे सकते हैं। और अगर आपको इसके बाद रिवीजन नहीं करनी है इस बुक की, तो आप जनरल एग्रीकल्चर की बुक से हॉर्टिकल्चर की रिवीजन आराम से कर सकते हैं। उसके बाद एनिमल हस्बेंडरी के लिए भी आपको किसी अलग सोर्स से पढ़ने की जरूरत मुझे लगती है। यहाँ पर मैं एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि टॉपर्स नाम की एक नोट्स है। बहुत सारे महाराष्ट्र की जो स्टूडेंट्स है उनको शायद नोट्स पता होगा, बहुत सारे अदर स्टूडेंट को शायद नहीं पता होगा टॉपर्स नोट्स। अगर आप टेलीग्राम पे इस नोट्स को सर्च करते हैं तो शायद आपको वहां पर मिल सकती है ये नोट्स। और अगर वहां पर नहीं होंगे तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहां पर उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये जो टॉपर नोट्स है उसमें एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरी साइंस के जो रिलेटेड जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है। आप वहां से एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरी साइंस को पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है, जैसे कि अब आपके पास 6-7 महीने हैं और यही 6-7 महीने मतलब कि ज्यादा टाइम होता है, तो आप एनिमल रिफ्रेशर नाम की जो बुक है एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरी साइंस की, उसको भी पढ़ सकते हैं। वहां पर भी आपका एनिमल हस्बेंडरी और डेयरी साइंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ यहाँ से एनिमल जेनेटिक्स जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, उससे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत कम है। उसके बाद फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री,
ये जो सब्जेक्ट है उनके लिए मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी थी दोस्तों। इन दोनों सब्जेक्ट्स को मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था और यूट्यूब पे ही सर्च करके मैंने जो क्वेश्चनरीज आती है या फिर जो लेक्चर्स आते हैं यूट्यूब पे डिफरेंट चैनल्स के, उनको ही देख के मैंने फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री का स्टडी किया था। अगर करंट अफेयर के बारे में बात की जाए तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप किसी भी एक क्लासेस की या फिर किसी भी एक आधी वेबसाइट की कहिए, आप एग्रीकल्चर करंट अफेयर की बुक ले लीजिए। जैसे कि मैंने एग्रीकल्चर कोचिंग चंडीगढ़ जो है दीपक वाधवा सर की, उनकी बुक से पढ़ाई की थी एग्रीकल्चर करंट अफेयर की। और इससे क्या होता है कि आपका जो टाइम है वो ज्यादा नहीं लगता है एग्रीकल्चर करंट अफेयर को पढ़ने के लिए। आपको सारा जो मटेरियल है एक ही जगह पर मिल जाता है पूरा करंट अफेयर का। आप कोई भी करंट अफेयर की बुक लीजिए जो आपको अच्छी लगती है और उसी को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा सजेशन है। ऐसी किसी बुक को अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो भी आप अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर करंट अफेयर का स्टडी कर सकते हैं। स्कीम्स के बारे में पढ़ने के लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फार्मर फ्रेंडली हैंडबुक ऑफ स्कीम है, ये जो बुक है, ये जो बुकलेट है, इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें सारी जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की उनके बारे में सब कुछ दिया होता है एकदम डिटेल से। आप वहां पे उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है agricoup.in, इससे भी आप बहुत सारा डाटा निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उसके बाद एक विकासपीडिया नाम से एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट में आपको पूरे भारत की और पूरे जो स्टेट्स है उन सब स्कीम्स की इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिल सकती है। गाइस, अगर आप YouTube पे भी सर्च करते हैं एग्रीकल्चर स्कीम्स के बारे में तो आपको इजीली किसी भी स्कीम के बारे में कम से कम 10-12 वीडियो तो अलग अलग चैनल के मिले ही जाएंगे। तो आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं, वहां से भी रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, YouTube पे ही आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं करंट अफेयर के लिए। जैसे कि एग्री बी नाम का एक YouTube चैनल है, वहां पे जो एक सर है उन्होंने इस साल की मेंस एग्जामिनेशन से पहले एक 24 डेज की एक वीडियो सीरीज चालू की थी, जहां पर वो रोज एक वीडियो अपलोड करते थे और उन्होंने जो पूरा करंट अफेयर है और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं करंट अफेयर में एग्रीकल्चर की, उन सबको कवर करने की वहां पे कोशिश की थी। और अगर आप वो भी देख लेते हैं तो आपको अच्छे से फायदा होगा। सिर्फ आपको जो इस साल का डाटा है आपको अपडेट करने की जरूरत रहेगी, जैसे कि MSP जैसी जो चीजें है उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा वहां पे। मगर अगर आप वो भी वीडियोस देख लेते हैं तो आपकी अच्छे से रिवीजन हो सकती है। उसके बाद आपको नाबार्ड नॉर्म्स, RBI की जो गाइडलाइंस है उसको भी पढ़ने की जरूरत होती है, वो भी आप इंटरनेट से आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती है जैसे कि PM किसान, ई-नाम, इन सब के लिए एक अलग से वेबसाइट बना के रखी है गवर्नमेंट ने। आप इन सब वेबसाइट्स को भी विजिट करके देख सकते हैं, वहां से भी आपको अच्छा खासा डाटा और इंफॉर्मेशन अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मिल सकती है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन सारी वेबसाइट जो है, जो सारी स्कीम्स की जो वेबसाइट है उनको विजिट करके देखिए, क्योंकि आपको ये करने से एक अच्छा इंसाइट आ जाएगा कि ये स्कीम्स किस बारे में है और आपको एक इंटरेस्ट तैयार होगा इस स्कीम में और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर मेंस की प्रिपरेशन करते वक्त कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ और जिस बात का जिक्र मैंने इस वीडियो में कई बार किया है कि आपको कम पढ़ना है मगर उस चीज को बहुत ज्यादा रिवाइज करना है। आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे किसी भी बुक को, उतना ज्यादा आपको यहाँ पर फायदा होने वाला है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से कई कोचिंग क्लासेस वाले आपको ये बड़ी बड़ी नोट्स बेच देते हैं और आप वो खरीदते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे बेवकूफ बन जाते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी कोचिंग क्लासेस वालों की जो नोट्स है वो खराब होती है। यहाँ पर मैं नोट्स बेचने को भी गलत नहीं कह रहा हूँ, मगर कुछ कोचिंग क्लासेस की नोट्स बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। वो सीधे सीधे कॉपी होती है TNU या फिर किसी NG रंगा यूनिवर्सिटी की जो नोट्स है, ऑनलाइन नोट्स, उनकी सीधी सीधी कॉपी होती है वो नोट्स, और वही आपको बेच देते हैं और वहाँ पे आप उल्लू बन जाते हैं। तो आप उन बड़ी बड़ी नोट्स मॉड्यूल्स को पढ़ सकते हैं, मगर मुझे वहाँ पर रिवीजन की ज़्यादा चांसेस नहीं लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो नोट्स उतनी हैंडी होती है रिवीजन के लिए। इतने बड़े वॉल्यूम को रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। इसलिए मेरे ओपिनियन में आप कम पढ़िए मगर रिवाइज ज़्यादा करिए। मैं यहाँ पर फिर से बात दोहराना चाहता हूँ कि मैं नोट्स बेचने के खिलाफ नहीं हूँ। ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद मैं अपनी खुद की एक नोट्स लॉन्च कर दूं। तो यहाँ पर मैं नोट्स बेचने के या फिर नोट्स खरीदने के खिलाफ नहीं हूँ। आप नोट्स खरीद सकते हैं, मगर ध्यान रखिए नोट्स खरीदते वक्त आप देखिए कि उस नोट्स की जो हैंडीनेस है रिवीजन के लिए वो कितनी अच्छी है और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना प्रैक्टिकली यूजफुल है अपने एग्जाम के लिए।
और ये सब चीजें ध्यान में रख के ही किसी भी नोट्स को परचेज करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी कोचिंग क्लासेस से एक ग्रंथ पुराण इतनी बड़ी बड़ी नोट्स ले रहे हैं और उसी को पढ़ रहे हैं और उसका रिवीजन करने का आपको कोई भी चांस नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसा मत करिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि आप करंट अफेयर के पीछे बहुत ही ज्यादा मत भागिए, आप स्कीम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए। जैसे कि मैंने पहले कहा था, यहाँ पर भी कई नोट्स बेचने वाले लोगों ने बहुत ज्यादा हाइप तैयार करके रखी है करंट अफेयर के बारे में, मगर आपको उतना ज्यादा यहाँ पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। फोकस ज्यादा एग्रीकल्चर पे होना चाहिए, आपका करंट अफेयर में भी होना चाहिए मगर स्कीम्स पे ज्यादा होना चाहिए। बाकी की चीजें पर आप कम फोकस करके भी आपका काम चल सकता है। उसके बाद आप अपने आप को टेस्ट सॉल्व करने की हैबिट लगाइए। इसके लिए आप किसी की भी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। सिर्फ आपको टेस्ट देने की आदत हो जाए, इसलिए किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर किसी ऐप से भी आप इन टेस्ट को दे सकते हैं फ्री में। उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन में आपको ये बात याद रखनी है कि प्री का रिजल्ट लगने के बाद के जो दिन होते हैं, 17-18 दिन होते हैं शायद, तो आपको वो जो दिन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बैंकर ही बनना चाहते हैं तो आपके लिए वो जो दिन है वो आपकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट दिन होते हैं। तो उस दिनों में आप अच्छे से बहुत ही ज्यादा 24 आवर एक प्रिपरेशन की जोन में रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए और रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए उन दिनों में। दोस्तों एट लास्ट में यहाँ पर लक की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिलेबस क्लियर नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर लक फैक्टर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने अगर शायद एनिमल हस्बेंडरी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया और एनिमल हस्बेंडरी के ही 10-12 क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, तो आपका लक अच्छा हो जाता है। और अगर एनिमल हस्बेंडरी का सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, तो आपका लक बुरा हो जाता है। कई बार लोगों को 30-35 क्वेश्चंस के आंसर पता होते हैं एग्जाम में 60 में से, और बाकी के क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता होते हैं। तो वहां पर वो बाकी के क्वेश्चंस को गेस करते हैं, वहां पर तुक्के मारते हैं और कई बार उनके तुक्के लगते हैं, कई बार नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर भी लक फैक्टर अपना जो काम है वो करता है। मैंने खुद ऐसे कुछ लोग देखे हैं जिन्होंने 60 में से 30-40 क्वेश्चंस को तुक्के मार दिए और फिर भी उनके अच्छे मार्क्स आए हैं मेंस एग्जाम में। इसलिए आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए, ताकि जब आपके पल्ले का क्वेश्चन आए कोई एग्जाम में, तब वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, वो सही बैठना चाहिए और बाकी सब काम लक अपने आप कर ही लेता है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। हमारे ये हाउ टू बिकम AFO ये वीडियो सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाली है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे चैनल को यानी कि प्रोफेसर भड़के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपके दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान।